हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी 2025 का पेपर लेकर आए हैं। ये बहुत ही वायरल पेपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। कोड 302 जेडएल का है। इसमें आप सभी लोगों को खंड का सारे खंड मिलेंगे, एमसीक्यू, लघुत्तरीय प्रश्न और सारे जितने भी प्रश्न होते हैं सभी प्रश्न मिलेंगे। आप हिंदी 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए, क्लास 12 बोर्ड परीक्षा के लिए है। क्लास 12 बोर्ड परीक्षा के बच्चों के लिए 100 नंबर का पूरा है। ये आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोड, वायरल कोड है। पूरा देखेंगे। समय 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे। पूर्णांक 100 का रहेगा। निर्देश कुछ दिए गए हैं, पहला और दूसरा। पहला निर्देश है जो प्रश्न पत्र 15 मिनट को पढ़ने के लिए रहते हैं। दूसरा निर्देश है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए देखते हैं खंड का क्या है। खंड का आपका पहला क्वेश्चन है, पहले का प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम क्या है? पहला हिंदी प्रदीप, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है सरस्वती और चौथा आपका मर्यादा। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मण। दूसरा क्वेश्चन है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? पहला डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल और चौथा आपका है प्रोजी सुंदर रेड्डी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा प्रश्न है अशोक के फूल किस विधा की रचना? अशोक के फूल किस विधा की रचना है? पहला है कहानी, दूसरा है संस्मरण, तीसरा है उपन्यास, चौथा है निबंध। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निबंध है। चौथा क्वेश्चन है भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार है। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है? पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा है श्याम सुंदर दास, चौथा प्रताप नारायण मिश्र। तो भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र भी हैं और प्रताप नारायण मिश्र भी हैं। अगला है इनमें से गद्य किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? पहला है कहानी, दूसरा है उपन्यास, तीसरा है नाटक और चौथा है आत्मकथा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आत्मकथा। अब देखिए प्रश्न संख्या दूसरा आता है। प्रश्न संख्या दूसरे का है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना कीजिए। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना कीजिए। पहला पद्मावत, दूसरा सूरसागर, तीसरा रामचंद्रिका और चौथा है चाँद का मुँह टेढ़ा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चाँद का मुँह टेढ़ा है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना, चाँद का मुँह क्या है? टेढ़ा है। दूसरे का है हरिओद का पूरा नाम था। हरिओद का पूरा नाम है जगन्नाथ दास, दूसरा अयोध्या प्रसाद, तीसरा नाथुराम शर्मा, चौथा अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिओद, तो हरिओद का पूरा नाम था अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। दूसरे का गा है छायावाद की मुख्य विशेषता है प्रकृति चित्रण, दूसरा युद्ध वर्णन, तीसरा यथार्थ चित्रण, चौथा आपका भक्ति प्रधानता। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रकृति चित्रण। अगला प्रश्न है प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है? रामधारी सिंह दिनकर को, जयशंकर प्रसाद को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को या सुमित्रा नंदन पंत को? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत को। अगला है तारा सप्तक के संपादक है। तारा सप्तक के संपादक कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध, दूसरा है अज्ञे, तीसरा है गिरिजा कुमार माथुर, चौथा है धर्मवीर भारती। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अज्ञे। अब देखिए आता है अब प्रश्न संख्या तीसरा। प्रश्न संख्या क्या आता है? तीसरा आता है। देखिए आपका 2-2 नंबर करेगा, 5 क्वेश्चन का, मतलब ये आपका गद्यांश है। इस गद्यांश में से ही पढ़कर आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना। जैसे पहला लिखा है उपयुक्त यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन है और 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर देखिए का है और दूसरा है खा है। तो इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको इसी गद्यांश से पढ़कर देना है, जो कि एक क्वेश्चन का 5 नंबर मिलेगा और दूसरे क्वेश्चन का भी आपको कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 × 5 = 10, मतलब 5 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है। लिखा है यदि यह नवीनीकरण
नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से ही है। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहें और कहीं भी उनका प्रयोग किया ना जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य पर कुठाराघात होगा। पहला क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम मतलब है ये किस पाठ से लिया गया है, यह आपका किस पाठ से लिया गया है और इस पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर आप लिखेंगे, देखिए उत्तर आप लोग लिखेंगे कि उत्तर लिखेंगे लेखक कहता है, लेखक प्रो जी सुंदर रेड्डी जी हैं और इस गद्यांश के पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता है। मतलब आपको इससे कोई इसमें लिखा जैसे पाठ और लेखक का नाम लिखिए तो आप चाहे पाठ का नाम पहले लिखे लेखक का नाम बाद में, लेखक का नाम पहले पाठ का नाम बाद में लिखे, दोनों सही है। लेखक का नाम प्रो जी सुंदर रेड्डी था तथा पाठ का नाम जो था भाषा और आधुनिकता था। इस प्रकार आपका 5 नंबर मिल जाएगा। कितने नंबर मिल गए? 5 नंबर। कितने नंबर मिल गए? यहाँ से 5 नंबर आपके मिल गए। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जब भी आपको बोर्ड परीक्षा में रेखांकित अंश की व्याख्या पूछे तो आपको सभी का व्याख्या करना है, पूरे गद्यांश का व्याख्या करना है। देखिएगा इसमें 5 क्वेश्चन था, मैंने पहले ही बताया था 5 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन है। ये बोल रहा हूँ कैसे, तो 5 नंबर का हो गया। पहला, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक का कहना है कि भाषा का सीधा संबंध जनता से व जनता द्वारा किए जाने वाले प्रयोग से है। जो भाषा जितनी अधिक जनता द्वारा स्वीकृत है एवं परिवर्तित की जाती है वह उतनी ही अधिक जीवंत एवं चिरस्थायी होती है। भाषा गतिशील होती है, वह अभिव्यक्त का एक माध्यम है जिससे लोगों के बीच संवाद स्थापित होता है। तीसरा प्रश्न पूछा है, कुठाराघात का आशय स्पष्ट कीजिए। कुठाराघात का आशय स्पष्ट करना है। कुठाराघात का आशय स्पष्ट करना है तो कुठाराघात का आशय बहुत ही हानि पहुँचाने वाला कार्य है। कुठाराघात का आशय है बहुत हानि पहुँचाने वाला कार्य है। इस प्रकार आपको 2 नंबर मिल गए। 5 क्वेश्चन का 10 नंबर। घा है, भाषा का सीधा संबंध किससे है? भाषा का सीधा संबंध किससे है? तो भाषा का सीधा संबंध जनता से व जनता द्वारा किए जाने वाले प्रयोग से है, क्योंकि जो भाषा जितनी अधिक जनता द्वारा स्वीकृत एवं परिवर्तित की जाती है वह उतनी ही अधिक जीवंत और चिरस्थायी होती है। अगला क्वेश्चन है 5वां, लेखक के अनुसार नए शब्दों के प्रयोग न किए जाने का क्या परिणाम होगा? तो नए शब्दों के प्रयोग न किए जाने पर उसके पीछे के उद्देश्य पर ही कुठाराघात होगा। ये आपका हो गया। अथवा करके आपका देखिए, अथवा करके आपका प्रश्न दिया रहेगा। अगर गद्यांश का आप अगर वो उसको नहीं लिखना चाहते तो आप इसको लिख सकते हैं। इसका भी आपको 10 नंबर मिलेगा। कितने नंबर मिलेंगे? 10 नंबर मिलेंगे। चाहे आप उस गद्यांश को करिए चाहे आप इस गद्यांश करिए, दोनों में से कोई एक करेंगे तो आपको यहाँ से 10 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे? 10 नंबर। 2 गद्यांश दिए रहेंगे, 2 गद्यांश में से किन्हीं एक ही गद्यांश को सॉल्व करना है। एक गद्यांश का 10 नंबर। तो एक गद्यांश में बता दिया, इसका भी देखिए पूरा उत्तर सही है तो आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैं धीरे धीरे चला देता हूँ। ये खत्म। अब आता है चौथा प्रश्न। अब देखिए 10 नंबर का गद्यांश रहता है तो 10 नंबर का पद्यांश भी रहता है। 10 नंबर का गद्यांश रहेगा तो 10 नंबर का क्या रहेगा? पद्यांश भी रहेगा। समझ में आ गया? 10 नंबर का गद्यांश तो 10 नंबर का पद्यांश। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न इसमें भी रहेंगे, 10 नंबर के रहेंगे, 1 प्रश्न 2 नंबर करेंगे। देखिए जैसा कि आपका ये प्रश्न है कि लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को जो थोड़ी सी शर्मित हुआ हो ही गोद ले श्रांतिक होना होठों की ओर कमल मुख की मलताएँ मिटाना कोई कलांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे धीरे धीरे परस उसकी कलांतियों को मिटाना जाता कोई जलद यद हो भयो में तो उसेला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतंगना को। देखिए इस प्रकार आपका लिखा रहेगा पद्यांश। आपको इसका भी 5 क्वेश्चन रहेगा जिसको आपको 10 नंबर मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। शीर्षक का नाम लिखना और कवि का नाम लिखना है। तो प्रस्तुत पद्यांश के कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है और शीर्षक पवन दूतिका है। शीर्षक क्या? पवन दूतिका है। शीर्षक क्या? पवन दूतिका है।
और दूसरा प्रश्न पूछा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे कि हे पवन, यदि तुम्हें मार्ग में कोई लाजवंती महिला दिखाई पड़े तो इतने वेग से ना बहना कि उसके वस्त्र उड़ाकर अस्त व्यस्त हो जाए, मतलब उसके वस्त्र जो है बिखर जाए और उसका शरीर उघड़ जाए। यदि वह थोड़ी सी भी थकी दिखाई दे तो उसको गोद में लेकर अर्थात उसे चारों ओर से घेर कर उसकी थकान मिटा देना, मतलब कोई भी थकी महिला मिले तो आप उसकी थकान को मिटा देना, ना कि उसके कपड़ों को उड़ा देना, जिससे कि उसके ओठ और मुरझाया हुआ कमल सादृश्य मुख प्रफुल्लित हो उठे। इस प्रकार आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तीसरा गा, उपयुक्त गद्यांश के महाकाव्य का अंश है, तो उपयुक्त पद्यांश खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास का अंश है। घ नंबर का प्रश्न है, कृषक, ललना और भूतांगना शब्दों का अर्थ लिखिए। इसका अर्थ लिखना है, तो देखिए कृषक ललना का अर्थ है तप्त किसान की पुत्री और भूतांगना का अर्थ है गर्मी से। 5वां नंबर का प्रश्न आपका है, 5वां नंबर का प्रश्न देखिए, 5वां नंबर का प्रश्न है, नायिका पवन से लज्जाशील महिला के प्रति कैसा आचरण अपनाने के लिए कहती है। उत्तर, राधा पवन दूतिका से कह रही है कि यदि मार्ग में कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे तो उसके वस्त्र को मत उड़ाना, थकी हुई प्रतीत हो तो उसकी थकावन को दूर कर देना। अथवा करके देखिए, जिस प्रकार गद्यांश में भी अथवा करके था उसी प्रकार पद्यांश में भी अथवा करके रहता है, तो आप दोनों में से कोई एक लिखेंगे, एक ही का लिखना रहता है जो कि आपका 10 नंबर का रहता है, दोनों में से कोई एक लिखना रहेगा। तो गद्यांश है, पद्यांश में भी 5 क्वेश्चन है और गद्यांश में भी 5 क्वेश्चन रहते हैं। तो इस प्रकार चाहे गद्यांश का क्वेश्चन हो, गद्यांश में भी 2, पद्यांश में 2, तो गद्यांश में से भी एक करना रहेगा, पद्यांश में से भी एक करना रहेगा, जो कि हमने इधर दिखा दिया आप लोगों को। देखिए इसका भी देख लीजिए, यहाँ पर देखिए अथवा करके है, श्री समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृत का यह पहार, आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पद तल में बिकत विकार बनो, संस्मृति में मूल रहस्य तुम्हें में फैलेगी वह बेल, विष भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। तो देखिए इसी प्रकार आपका पद्यांश दिया रहेगा, जो कि आपका उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक कवि का नाम, उसी प्रकार जिस प्रकार अभी पहला था उसी प्रकार इसको भी लिखना रहेगा, जो कि मैंने दिखा देता हूँ। दोनों को आप तैयार कर लीजिएगा, कोई एक ही आता है बोर्ड परीक्षा में लिखने के लिए। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए 5वां क्वेश्चन आपका रहेगा, 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम सीमा 80 शब्दों में, अधिकतम 80 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहला डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा वासुदेव शरण अग्रवाल, तीसरा है प्रो जी सुंदर रेड्डी। तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और इस जीवन परिचय का अंक आपको कितने मिलेंगे, 5 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे, 5 अंक मिलेंगे जीवन परिचय का। तो देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय एवं रचना समझ में आ गया। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। हिंदी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और माता का नाम श्रीमती ज्योतिषीमती था। इनके पिता उच्च कोटि के ज्योतिषी विद्या के ज्ञानी थे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बसीरिया के मिडिल स्कूल में मिडिल पास किया। उसके बाद में देखिएगा वर्ष 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त करने के बाद में 1940 ईस्वी से वर्ष 1950 तक ये शांति निकेतन में हिंदी भवन के निर्देशक के रूप रहे। वर्ष 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने रहे। सन 1957 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। 19 मई सन 1979 को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी परलोकवासी हो गए, मतलब परलोक सिधार गए, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु कब हुई, 1979 ईस्वी में। उन्हें पद्म भूषण कब मिला, 1957 ईस्वी में। काशी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने, 1950 ईस्वी में। ज्योतिषी उपाधि की जब प्राप्त की 1940 से 1950 ईस्वी के बीच में। तो आपको ऐसे जीवन परिचय लिखना है। इनकी रचनाएं, निबंध ग्रह, अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, उपन्यास, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पूर्णवा,
अनामदास का पोथा। अन्य रचनाएं संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीरनाथ संप्रदाय में मेघदूत, एक पुरानी कहानी, साहित्य साचार, साहस साधना। साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी हिंदी और संस्कृत में आधुनिक युग के श्रेष्ठ समीक्षक और महान निबंधकार थे। हिंदी और संस्कृत साहित्य का आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने गंभीर अध्ययन किया था। कबीर, सूर तथा तुलसी आदि भक्त कवियों पर गंभीर गवेषणा की। उनके धर्मों तथा मतांतरों के साहित्य का आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने गंभीर गमन और चिंतन किया था। ये रहा आपका दूसरा। अब देखते हैं खा भी उसी प्रकार है। देखिए खा में भी आपका, अब उसमें क्या था, लेखक का जीवन परिचय था। क्या था, लेखक का जीवन परिचय था। तो इसमें अब क्या रहेगा, कवि का जीवन परिचय। खा में क्या रहेगा, कवि का जीवन परिचय रहेगा। ठीक, जिससे यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों का प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द होनी चाहिए। 3+2 5 नंबर का ये भी है। जैसे देखिए रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, तीनों में से किसी एक का लिखना है, जो कि आपका इसका भी कितना अंक मिलेगा, इसका भी आपको कितने अंक मिलेंगे, 5 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे, 5 अंक मिलेंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार आपने लेखक का जीवन परिचय लिखा है, उसी प्रकार आपको कवि का जीवन परिचय लिखना है 5 नंबर। तो देखिए यहाँ पर पहला आप लिखा रामधारी सिंह दिनकर का साहित्यिक परिचय एवं उनकी प्रमुख कृतियाँ। जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जनपद के सिमरिया गांव में 23 सितंबर सन 1908 ईस्वी में हुआ था। अपने पटना विश्वविद्यालय से BA उत्तीर्ण कर कुछ दिनों तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। आप 1951 में 1966 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। ज्ञानपीठ पुरस्कार पद्म भूषण से अलंकृत श्री दिनकर जी का राष्ट्र कवि होने का गौरव भी प्राप्त है। रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हो गया। साहित्यिक परिचय। हिंदी के सुविख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। उन्हें प्रगतिवादी कवियों में भी सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। इनकी प्रथम 3 काव्य संग्रह प्रमुख है, रेणुका, हुंकार, रसवंती और उनके आरंभिक आत्ममंथन के युग की रचनाएं। उन्होंने सौंदर्य प्रेम, राष्ट्र प्रेम, लोक कल्याण आदि अनेक विषयों पर काव्य रचना की है। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं रेणुका, हुंकार, ध्रुव छाँव, बापू, इतिहास के आंसू, रश्मिरथी, नीम के पत्ते, मगध महिमा, वातायन, इतिहास के आंसू, देव विग्रह, नील कुसुम, चक्रवाल, नए सुभाषित, परशुराम। इसी प्रकार बहुत सारी रचनाएं आप लोग पढ़ लीजिएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। 6वां आपका है ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट का कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 वर्ड। देखिए इसको मैंने अलग से वीडियो बना लिया तो आप लोग देख लीजिएगा, और इधर भी बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। अमरकांत द्वारा कृत ये देखिए ऐसे समझा देता हूँ। ये एक बच्चे की कहानी है जो बहुत ही मेहनती है। घर से उसके माँ बाप निकाल देते बोलकर तो ये आता है कहीं दूसरे जगह नौकरी करता है। वहाँ पर तो इसको पहले बहुत ही अच्छे तरीके से समझा जाता है, बहुत अच्छे तरीके से माना जाता है, एक घर परिवार की तरह उसको भी समझा जाता है। लेकिन धीरे धीरे उसकी जो पत्नी होती है, उसकी जो मालकिन होती है, उसको घर से बाहर निकाल देती है, उसको गाली देने लगती है, उसको अत्याचार करने लगती है, उसके ऊपर मारने लगती है। तो इसी प्रकार एक कहानी है। आप लोग बहादुर कहानी का उद्देश्य पढ़ सकते हैं। बहादुर कहानी का सारांश हमने पढ़ा दिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 7वां आपका है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 वर्ड। देखिए मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक का चरित्र देखिए मैं दिखा देता हूँ। ये आपके जिला वाइज रहेगा तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अपने जिला वाइज। देखिए मुक्तिदूत का अगर आप लोग चाहिए तो उसको भी हमने पढ़ा दिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए अलग अलग जिले के वाइज के हिसाब से आपका खंड काव्य रहता है, तो खंड काव्य दिखा दे रहा हूँ, अपने जिले को वाइज के हिसाब से तैयार कर लीजिएगा। कमेंट करिएगा कि आप लोग किस जिले से हैं। आगे बात करते हैं, ये आपका मुक्तिदूत है। इसको मैंने अलग से भी पढ़ा दिया या आप लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं, केवल आपको समझना है।
अब यहाँ से आता है खंड खा संस्कृत। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। उसी प्रकार संस्कृत में 7 नंबर का रहेगा। संस्कृत में जैसे गद्यांश में एक आता है, क्वेश्चन दे देगा अथवा दे देगा, पद्यांश में एक दे देगा अथवा दे देगा। उसी प्रकार संस्कृत के गद्यांश में 2 देगा, एक अथवा एक करना रहेगा, एक उसके अथवा रहेगा, तो दोनों में से कोई एक करना देगा। जैसे देखिए दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का रहेगा अस्य निर्माणे अयम जनानां धनम अच्यात जनाश्च महत्व सिम ज्ञान यज्ञे प्रभूतम धनमसयम पर्याचनम ते निमृत्यो विशाला विश्वविद्यालय भारतीयायानम दानशीलत्या श्री मालवस्य यस्यश्च प्रतिमूर्तिर्यो विभाति साधारण स्थिति कोपि जना महत्तो तत्साहेन मनसित्वाय पौरुषेण च असाधारणमपि कार्यं कर्तुं क्षमा इत्यदर्शत्या मनुष्यम धरण्यम मालवीय। इस प्रकार आपको दिया रहेगा। इसका आपको देखिए नीचे यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे इसका संदर्भ लिखना है और एक आपको क्या लिखना है, एक आपको इसका व्याख्या मतलब हिंदी अनुवाद लिखना है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दीर्घदशा के महामाना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। आप इसी प्रकार इसका लिख सकते हैं। किसी भी का गद्यांश लिखना हो आप पाठ का नाम लेखक का नाम चेंज कर दीजिए, गद्यांश आपका संदर्भ बन जाएगा। अब इसी का हिंदी अनुवाद करना हो, हिंदी अनुवाद लिखा है, शिक्षा से ही राष्ट्र तथा समाज में नव प्रकाश का उदय होता है, इसलिए श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा। इस महाज्ञान यज्ञ में लोगों ने इन्हें पर्याप्त धन दिया। उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों को दानशीलता तथा श्री मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति के रूप में शोभायान। विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ मालवीय जी ने यह दिखाया कि साधारण स्थिति वाला भी महान उत्साह, विचारशीलता तथा पुरुषार्थ से असाधारण कार्य करने में सक्षम होता है। इसीलिए लोगों ने इन्हें महामना उपाधि से संबंधित करना आरंभ कर दिया। अथवा करके आपका देखिए बोला था ना मैंने कि अथवा करके भी रहेगा, तो अथवा करके भी आप पढ़ सकते हैं। हंसराज आत्मना चित्तरुचिता स्वामिकम आगत्य वर्णियाति इति द्वित्रामा दिदेशा सा शंकुनिषिद्धे अवलोकयन्ते मणिवर्णग्रीवं चित्रप्रेक्षणं मयूरं दृष्ट्वा अयं मे स्वामिक्य भवते इत्यभाषत मयूराद्यापि तव न मे बल्लम न पश्यस इति अतिगर्भेण लज्जतम। इसी प्रकार आपको इसको भी अथवा करके आप दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिखना रहेगा। नीचे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला आपका खा। अब संस्कृत में गद्यांश था का और पद्यांश इसमें खा। दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का रहेगा व्यतिसज्जति प्रथांतरम कोपिम हेतु न खल्यु। किसी प्रकार आपको रहेगा एक, इसका आपको संदर्भ लिखना रहेगा, अनुवाद लिखना रहेगा। प्रस्तुत लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दीर्घदशा के सुभाषित रत्नानी नामक शीर्षक से उद्धृत है। अनुवाद आप लिखेंगे कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों के मध्य प्रीति स्थापित करता है। प्रेम निश्चय की वाम कारणों का पर निर्भर नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य के उदित होने पर ही कमल खिलता और चंद्रमा के निकलने ही चंद्रकांत मणि द्रवित होता है, उसी प्रकार संबंधों के बनने के लिए कोई आंतरिक शक्ति उत्तरदायी है। अथवा करके आपका दिया पद्यांश भी अथवा करके आप अथवा करके भी लिख सकते हैं। देखिए आंसर सबका लिखा आप लोग पढ़ लीजिएगा। नौवा आपका देखिएगा, नौवा आपका निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे देखिए 4 दिया, भीगी बिल्ली बनना, हाथ पीले करना, दूध का दूध और पानी का पानी करना, आँख का अंधा नाम नयन सुख। 4 दिया किसी एक का लिखना है। तो देखिए जैसे लिखा भागी बिल्ली बनना मतलब डर के मारे चुप रहना। वाक्य प्रयोग रमेश ने पुलिस को देखा तो वह भागी बिल्ली बन गया। हाथ पीले करना अर्थात विवाह करना, हाथ पीला करते हैं तो इसका मतलब विवाह। अपने तो रानी के हाथ पीले कर दिए और हमें कहाँ ही नहीं। तीसरा है दूध का दूध और पानी का पानी करना, उचित निर्णय लेना। रमेश में तुम्हें आखिर बार कह रहा है, सच सच बताओ नहीं तो मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। चौथा आपका है आँख का अंधा नाम नयन सुख।
गुण के विपरीत नाम का होना। वाक्य प्रयोग, इसका नाम सुरीली है पर आवाज़ कितनी भद्दी है, इसे कहते हैं आँख का अंधा, नाम नयन सुख। 10वां नंबर का प्रश्न आपका है, आपठित गद्यांश का उत्तर दीजिए। मतलब आपका एक अपठित गद्यांश रहेगा, उसका उत्तर देना रहेगा। निम्नलिखित शब्द 11वां का पहला, निम्नलिखित शब्दों युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। 1+1 2 नंबर करेगा। द्रव्य, द्रव, द्रव्य, एक द्रव का मतलब होता है तरल और एक द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ या और धन। या द्रव का मतलब होता है धन नहीं होता। आपको मालूम होगा द्रव, ठोस द्रव, तो द्रव का मतलब धन नहीं होता। द्रव का मतलब दवा भी नहीं होता। द्रव का मतलब दान भी। द्रव का मतलब तरल। तो ऑप्शन नंबर यही सही होगा ना। दूसरा आपका है हरिहरा। हरि मिस होता है विष्णु और हरा मिस शंकर। तो हरि मिस शिव तो होता नहीं है, हरि मिस भगवान नहीं होता, महादेव जी। हरि मिस क्या होता है विष्णु और हरा मिस होता है शंकर। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए खा नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित शब्द में से किसी एक शब्द का सही के दो सही अर्थ लिखिए। 1+1 2 नंबर का। तात तीर कुल, 3 है तात तीर कुल। तात का हो जाएगा पूज्य व्यक्ति पिता, कुल का हो जाएगा परिवार समूह, और तीर का होता बाण किनारा। गा का प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। 1+1 2 नंबर का। जिसके भीतर की हवा का तापमान समस्थिति में रह गया हो। परितापी, अंततापी, समतापी या प्रतापी। तो इसका ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा, समतापी। दूसरा आपका है पीने का इच्छा रखने वाला। प्यासा, तृष्यतु, पिपासा, पिपासु। तो इसका हो जाएगा पिपासु, पीने की इच्छा रखने वाला। अगला आपका है घा। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आपकी पुत्री पद्मा बहुत बुद्धिमान है, कृपया करके मेरे घर पधारिए, तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए, कानपुर एक औद्योगिक नगर है। किसी दो को शुद्ध करके लिखना है। तो देखिए शुद्ध किया गया है, आपकी पुत्री पद्मा बहुत बुद्धिमती है, बुद्धिमान नहीं बुद्धिमती है, और कृपया मेरे घर पधारिए। इसमें क्या लिखा, कृपया करके मेरे घर पधारिए, गलत लिखा, कृपया मेरे घर पधारिए। तीसरा, तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए, तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, करना नहीं करनी चाहिए। चौथा आपका है कानपुर एक औद्योगिक नगर है। कानपुर एक औद्योगिक नगर है, यहाँ पर क्या लिखा था 12 नंबर का कहा श्रृंगार रस अथवा करुण रस का स्थायी भाव बताते हुए इसका एक उदाहरण लिखिए। उत्तर, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। परिभाषा, शोक नामक स्थायी भाव संचारी भाव का संयोग होता है, करुण रस की उत्पत्ति करता है। देखिए बहुत ही सरल है, इसको मैंने बता दिया, आप लोग देख लीजिएगा। किसी भी का आपको किसी करुण रस, शोक रस, किसी भी का परिभाषा लिखना हो उसका स्थायी भाव के साथ लिख दीजिएगा। जैसे करुण का शोक नामक स्थायी भाव संचारी भाव का संयोग होता है, करुण रस कहलाता है। उदाहरण क्या है, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, और परिचय इतना इतिहास से ही उमड़ी कल थी मिट आज चली। खा अनुप्रास अलंकार अथवा उपमा अलंकार का लक्षणीय उदाहरण लिखिए। एक ही लिखना रहता, दो देगा, एक लिखना रहेगा। अनुप्रास अलंकार, जब काव्य में समान वर्ण बार बार आते हैं, वहाँ स्वर समान हो अथवा असमान हो, अनुप्रास अलंकार कहलाते हैं। तरन तरुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। देखिए इसमें ता बार बार आ रहा है। उपयुक्त पंक्ति में ता वर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण यह अनुप्रास अलंकार है। गा आपका है दोहा अथवा सोठा छंद का उदाहरण लक्षण लिखिए। दोहा अथवा सोठा छंद का क्या लिखना है, लक्षणीय उदाहरण लिखना है। ये भी आपका 2 नंबर का है। समझ आ गया कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। तो दोहा का लक्षण, दोहा अर्धसम्मात्रिक छंद है, यह 4 चरणों में विभक्त होता है। यह 4 चरणों में विभक्त होता है। प्रथम और तृतीय चरण में 13 13 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं प्रयुक्त होती है। इसमें द्वितीय व चतुर्थ चरण में के अंत में गुरु अलघु होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, मेरी भवबाधा अरु राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित द्वितीय होए। जैसे देखिए अगर आ का मात्रा रहेगा तो 1 और बड़ा आ का मात्रा रहेगा 2। जैसे यहाँ पर देखिए में 1 रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर 2 2
1 2 2 1 3 3 4 7 2 9 9 और 2 11 11 यहाँ पर है। पहले और तीसरे चरण में कितना बोला है? अब प्रथम और तृतीय चरण में 13 13 मात्राएं। तो 2 और 2 4 2 6 और 4 10 3 13 मैं है। माँ होता तो 1 मात्रा, मैं है तो 2 मात्रा, 13। इसी प्रकार आपको लिखना रहेगा। 13 नंबर का प्रश्न आपका है, किसी दैनिक पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखिए जिसमें अपनी सेवा में फैल रही कोविड-19 संक्रामक बीमारी के प्रति मुख्य चिकित्सा अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया हो, अथवा अपने विद्यालय में कंप्यूटर्स खराब होने की समस्या के निराकरण हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो कंप्यूटर खराब होने पर प्रधानाचार्य के लिए पत्र लिखा गया। यहाँ पर देखिएगा, उत्तर लिखेंगे सेवा में, प्रिय प्रधानाचार्य जी, यहाँ पर लिखेंगे प्रयागराज उत्तर प्रदेश, यहाँ पर स्कूल का नाम, यहाँ पर लिखेंगे प्रिय प्रधानाचार्य जी। विषय डालेंगे यहाँ पर सेवा के जस्ट नीचे डालेंगे, ना कि इधर से डालेंगे, सेवा विषय डालेंगे। विद्यालय में कंप्यूटर खराब होने की समस्या के निराकरण हेतु महोदय आपको सूचित करना मेरी गहरी चिंता है। आपको सूचित करना मेरी गहरी चिंता है कि हमारे विद्यालय के कंप्यूटरों में कुछ समस्याएं हो रही है। कई कंप्यूटर में बूटिंग और सॉफ्टवेयर संबंधित समस्या उत्पन्न हो रही है, जिससे छात्रों को विद्यार्थी जीवन में कठिनाई हो रही है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारी समस्या को ठीक करने के लिए कुछ कदम उठाएं। क्या हम शीघ्रता से कुछ नए कंप्यूटरों की खरीद पर विचार कर सकते हैं, ताकि शिक्षा में रुचि रखने वाले छात्रों को बिना किसी अवरोध के अच्छी तकनीकी सुविधाएं मिल सकें? आपकी कृपा होगी, धन्यवाद। इधर लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, बहुधीय आभाषा, नाम लिखेंगे, कक्षा या वर्ग लिखेंगे, कक्षा और वर्ग लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे। उसके बाद देखिए 14 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो पहला राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की उपलब्धियां, दूसरा इंटरनेट की शैक्षिक उपयोगिता, तीसरा है मेरा प्रिय साहित्यकार, चौथा है जलवायु परिवर्तन के कारण और परिणाम, अंगा आपका भारत में कृषि क्रांति। तो देखिए भारत में कृषि क्रांति के ऊपर आपका एक निबंध है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसको। देखिए निबंध आपको रटा नहीं जाता, आप लोग समझ के लिख लीजिएगा। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, ये आपका रहा निबंध, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। आई होप अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, PDF प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।